ब्लोटिंग क्या होता है? ब्लोटिंग इज पेट में प्रेशर का फील होना या पेट का फूला हुआ फील होना या टाइटनेस फील होना, ये ब्लोटिंग। आज हम इसके बारे में जानेंगे क्यों ये ब्लोटिंग होती है। इसके बारे में बहुत सारे सोसाइटी में मिथ्स हैं, जनरली लोग इसको इग्नोर करते हैं। जी, बहुत आम क्यों हो गया है इतना ये? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में? हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और डाइटरी हैबिट्स जो चेंज हो गई है उसकी वजह से हमारी पूरी गट हेल्थ पे उस पर इफेक्ट पड़ता है। ओवर द काउंटर आजकल बहुत सारी मेडिकेशंस मिल जाती हैं, ऐसे में ही पैंटॉप। सो कितना सेफ है ये पैंटॉप लेना? ब्लोटिंग एक बीमारी नहीं है, ब्लोटिंग किसी बीमारी का संकेत है। पहले तो ब्लोटिंग जो हो रही है उसका कारण क्या है, क्या किस चीज का ये सिम्टम है, उसको समझना है। पैंटॉप उसका इलाज नहीं है। क्या अलार्मिंग साइंस होने चाहिए जहां हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन जरूरी है? अगर किसी को परसिस्टेंट ब्लोटिंग है, डेली पेट फूला रहता है, खाना खाने के बाद फूला रहता है, थकान रहती है, एनर्जी कम हो रही है, भूख कम हो रही है, वेट लॉस होने लगी या एक्सेस वेट गेन होने लगे, ब्लोटिंग की कोई वजह है, जो बीमारी एक नई बीमारी पेट में बन रही है उसकी वजह से ब्लोटिंग हो रहा है। कौन सी ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं? जो स्टमक का कैंसर होता है उसका भी अर्लीस्ट सिम्टम ब्लोटिंग ही होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और सिम्टम आएंगे, थकान और वेट लॉस, बट स्टार्टिंग ब्लोटिंग से। तो अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो कौन सी जरूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें करवानी चाहिए? जिसमें आता है हमारा सीबीसी, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड। पार्टी में लोग जब हेवी खाना खाते हैं, इसके साथ एक लिम्का ले लो, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ये कार्बोनेटेड होती है, ये सबको पता है, आप उसमें पढ़ेंगे भी तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। तो जैसे ही वो स्टमक में पहुंचेगी वहाँ पे एसिड है, वो CO2 रिलीज कर, CO2 एक गैस, वो ब्लोटिंग प्रोड्यूस कर। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप कम करेंगे तो ब्लोटिंग के चांसेस कम रहेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट अगेन वही कि रूट कॉज पहले देखना है। ब्लोटिंग बीमारी नहीं है, ब्लोटिंग किसी बीमारी का संकेत है। आजकल गैस या ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, ये दिक्कतें इतनी आम हो गई हैं कि हम इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले सकती हैं? तो आज हम इसी ज़रूरी टॉपिक पर बात करने चले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ताबिश, MD DM, फेलोशिप इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड एक्स कंसल्टेंट एम्स दिल्ली, जो हमें बताएंगे कि हम कब ये गैस की एक प्रॉब्लम जो है एक सीरियस इशू में कन्वर्ट हो सकती है। डॉक्टर साहब वेलकम, आपका स्वागत है हमारे फेलिक्स टॉक्स पे। थैंक यू। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आज इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है। हर दूसरा इंसान इस ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम से को एक्सपीरियंस करता है। और आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों ये ब्लोटिंग होती है। इसके बारे में बहुत सारे सोसाइटी में मिथ्स हैं, जनरली लोग इसको इग्नोर करते हैं जी। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्लोटिंग एक कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का सिम्टम है। तो हमें आज ये समझना है कि ब्लोटिंग क्यों होती है, उसका रूट कॉज क्या है। ओके, सो आपका कहने का मतलब है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक संकेत है ना? हाँ ये जी। एक सिम्टम ही है जो पहले हमें आता है और हम इसे बहुत बार नज़रअंदाज भी कर देते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम शुरू करेंगे ब्लोटिंग से ही। हमने अक्सर देखा कि लोग जब खाना खाते हैं या बहुत ही ओवर ईटिंग हो जाती है तो कहते हैं हम 4-5 चक्कर लगा लेते हैं, पेट भारी भारी सा लग रहा है। तो आखिर क्या होता है? पहले हम बात करते हैं कि ब्लोटिंग क्या होता है। तो ब्लोटिंग इज के पेट में प्रेशर का फील होना या पेट का फूला हुआ फील होना या टाइटनेस फील होना, ये ब्लोटिंग होता है। तो ब्लोटिंग बनता क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। उसके लिए हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो जब हम खाना खाते हैं वो हमारे फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ से छोटी आंत में जाता है, फिर वहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो बड़ी आंत में जाके फिर वहाँ से पूप बन के निकलता है। और डाइजेशन में एक तो हमारा आंत होता है, उसके अलावा डाइजेशन के जो दूसरे और जो इसमें हेल्प करते हैं वो है लीवर से पित्त आता है जो कि इस डाइजेशन को में हेल्प करता है और आंत को ठीक रखता है, और पैनक्रियाज से कुछ जूसेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अगर हमारी कुछ प्रॉब्लम डाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारा फूड सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। और अनडाइजेस्टेड फूड जब हमारी छोटी आंत से होते बड़ी आंत में पहुंचेगा, वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉर्मल पार्ट है हमारी बॉडी के। वो बैक्टीरिया उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उससे गैस बनता है, फिर वो हमें फील होता है। तो सबसे जो कॉमन
कारण जो इसका है, रीज़न जो है वो है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना। वो मैंने आपको बताया कि वो हमारी आंत की बीमारी की वजह से भी हो सकता है या लीवर या पैनक्रियास की बीमारी की वजह से भी हो सकता है। सो डॉक्टर साहब, बहुत आम क्यों हो गया है इतना ये? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में? अपने अंदर कुछ गलत चल रहा है? जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका है लाइफस्टाइल चेंज। जो ओके। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और डाइटरी हैबिट्स जो चेंज हो गई है, उसकी वजह से हमारी पूरी गट हेल्थ पे उस पर इफेक्ट पड़ता है। डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं होता, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, एक्टिविटी उतनी नहीं होती, हमारा ऑफिस वर्क है, मोस्टली स्क्रीन टाइम है, तो हमारा एक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा डाइजेशन इफेक्ट होता है। और जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बैक्टीरिया फिर उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके। सो डॉक्टर साहब देखिए, ओवर द काउंटर आजकल बहुत सारी मेडिकेशंस मिल जाती हैं, ऐसे में ही पैंटॉप, ठीक है, और हर घर में ये दवाई होगी, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे पैंटॉप नहीं मिलेगा। सो कितना सेफ है ये पैंटॉप लेना? क्योंकि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन कोई भी, चाहे वो पेट भारी भारी हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, हर अगला बंदा डॉक्टर बन के एक दूसरे को एडवाइस करता है तुम ये पैंटॉप खा लो सब ठीक हो जाएगा। सो कितना सेफ है हमारी लाइफ में ये पैंटॉप डेली रूटीन में खाना? देखिए उसके लिए फिर से एक बार ये समझना होगा कि ब्लोटिंग एक बीमारी नहीं है, ब्लोटिंग किसी बीमारी का संकेत है। तो हमें पहले तो ब्लोटिंग जो हो रही है उसका कारण क्या है, क्या किस चीज़ का ये सिम्टम है उसको समझना है। पेंटॉप उसका इलाज नहीं है। आप पेंटॉप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ले सकते हैं, आपको एसिडिटी अगर हो रही है, जलन बहुत हो रही है, बट लंबे समय तक लगातार बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और बिना ये जाने के ब्लोटिंग हो क्यों रही है, पेंटॉप लेना ये हानिकारक है। उससे हमारा गट का हेल्थ और खराब होता है। क्योंकि पेंटॉप क्या करता है, पेंटॉप हमारे जो स्टमक का एसिड है उसको कम कर देता है, जबकि एसिड डाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसिड फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म पे हम पेंटॉप लेते रहेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और खराब हो जाएगा। हाँ जी। सो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ये दवाई खाने से हम अपने सिम्टम्स को तो सेटल डाउन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, क्या अलार्मिंग साइंस होने चाहिए जहां हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है? देखिए हल्का फुल्का ब्लोटिंग कभी हो गया 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, उसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी को परसिस्टेंट ब्लोटिंग है, डेली पेट फूला रहता है, खाना खाने के बाद फूला रहता है, थकान रहती है, एनर्जी कम हो रही है, भूख कम हो रही है, या वेट लॉस होने लगे या एक्सेस वेट गेन होने लगे, ये साइंस है कि कोई ऑर्गेनिक कॉज है, ब्लोटिंग की कोई वजह है, जो बीमारी एक नई बीमारी पेट में बन रही है उसकी वजह से ब्लोटिंग हो रहा है। उसके लिए फिर हमें डॉक्टर की सलाह लेके और उसको इवेलुएट करना चाहिए। अगर लगातार ब्लोटिंग ऐसे चल रहा है। ओके डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लोटिंग के जो कारण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक ब्लोटिंग, एक होता है फंक्शनल ब्लोटिंग। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ब्लोटिंग के बारे में। तो ऑर्गेनिक ब्लोटिंग अगर स्टमक की कोई बीमारी है, जैसे अल्सर की बीमारी में ब्लोटिंग हो सकता है। इवन जो स्टमक का कैंसर होता है उसका भी अर्लीस्ट सिम्टम ब्लोटिंग ही होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और सिम्टम आएंगे, थकान और वेट लॉस, बट स्टार्टिंग ब्लोटिंग से होती है। या स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई छोटी आंत की बीमारी है, जैसे उसमें घाव है, सीलिएक डिजीज एक बीमारी है, छोटी आंत का टीबी हो सकता है, क्रोन्स डिजीज, बहुत सारी अनेकों बीमारियां हैं जिनका सिम्टम इनिशियल स्टेज में ब्लोटिंग से ही स्टार्ट होता है। दूसरा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल है, फैटी लीवर। तो हमने अभी बात की थी कि लीवर का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो पित्त बनाता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर लीवर में जैसे फैटी लीवर है तो पित्त की क्वालिटी खराब हो जाती है, फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, ब्लोटिंग बहुत बढ़ जाती है। तो लीवर की बीमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है ब्लोटिंग होने का। दूसरा जो कॉमन कारण है, जैसे डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म में भी ब्लोटिंग होता है। तो डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और जब उसकी मोटिलिटी स्लो होती है तो फिर उसको बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट करते हैं वहां पर और गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी कारण होता है उसमें। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कारण में बहुत सारे कारण होते हैं जिनका ब्लोटिंग से स्टार्टिंग होती है, बट ये मुख्य कारण है स्टमक की बीमारी, छोटी आंत की बीमारियां, डायबिटीज, गॉल स्टोन का भी फर्स्ट सिम्टम ब्लोटिंग हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये इनमें जनरली परसिस्टेंट ब्लोटिंग होता है। इन सब तरह की अगर
इस तरह का सिम्टम है, लगातार ब्लोटिंग हो रहा है, तो फिर हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इसके लिए इवेल्युएट करना चाहिए रूट कॉज के लिए। उसको ठीक करेंगे तभी ब्लोटिंग ठीक होगा। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन पे जितना हम बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बिल्कुल, उसको, क्योंकि ये अर्ली सिम्टम है। right. ब्लोटिंग इज अर्ली सिम्टम ऑफ सीरियस डिजीज। अगर ऑर्गेनिक कॉजेज में आप बात, अगर आप वहां पे उसको पकड़ लेंगे तो फिर बीमारी पूरी ठीक कर सकते हैं। हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हाँ ना जी, कि फिर सिम्टम्स को bloating दबाने अपने आप की से वाली ठीक। जरूरत। हाँ जी। राइट। सो डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। ये तो रहे हमारे सिम्टम्स और क्या डिजीजेस हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो कौन सी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें करवानी चाहिए? तो ये एक तो अलार्म सिम्टम जो हमने अभी बात की है, अलार्म सिम्टम पे भी डिपेंड करता है कि कितने टेस्ट करने हैं। अगर किसी को वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान है, फिर हमें ज़्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर वैसे अलार्म सिम्टम नहीं है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जिसमें आता है हमारा सीबीसी कि हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो रहा है, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, उससे हमें पता लगता है कि लीवर में कोई डैमेज, स्लो डैमेज तो नहीं चल रहा है। अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड हमें लीवर के बारे में बताता है, पैनक्रियाज के बारे में बताता है, और गॉल स्टोन तो नहीं है, वो भी अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट। और अगर किसी को परसिस्टेंट ब्लोटिंग चल रहा है तो एंडोस्कोपी एक है जो कि आंत की, छोटी आंत और स्टमक का हम कैमरे से देखते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं कि उसमें कुछ घाव या कोई बीमारी वहां पर तो नहीं है। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं अगर लगातार ब्लोटिंग चलता है। डॉक्टर साहब, इसके बीच में ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बात की एंडोस्कोपी की, बहुत सारे लोग एंडोस्कोपी अवॉइड करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कैमरा जो है हमारे स्टमक तक जा रहा है। सो कितना सेफ है और कैसे ये प्रोसीजर होता है? देखिए, एंडोस्कोपी काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, बहुत रेयरली कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है। मैंने अगर अपनी लाइफ में 1 लाख के लगभग एंडोस्कोपी की होगी, ओके। तो नॉर्मल जो एंडोस्कोपी होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कुछ 4 से 5 मिनट का एंडोस्कोपी का प्रोसीजर होता है। इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, हम गले में लोकल एनेस्थीसिया दे के करते हैं उसको। और जनरली उसके इंडिकेशन ये होते हैं कि अगर ब्लोटिंग डेली परसिस्ट कर रही है, फिर हमें, और जो हमने अभी बात की ऑर्गेनिक कॉजेज को रूल आउट करना है, फिर उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाता है कि हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये बीमारी है। क्योंकि जो हम एंडोस्कोपी करते हैं उसमें हम देखते हैं स्टमक और छोटी आंत का पार्ट देखते हैं, वो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता है। तो एंडोस्कोपी को, अगर आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंत भी ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आंत, स्टमक और इसके लिए नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं बताता, वो एंडोस्कोपी ही बेहतर बता पाती। तो ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और एक स्क्रीनिंग भी हो जाती है इसमें। जनरली और कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में तो ये एक नॉर्मल स्क्रीनिंग भी है कि 45 to 50 की एज के बाद एक एंडोस्कोपी स्क्रीनिंग कर लिया जाए कि कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो शुरू नहीं हो रहा है जो बाद में बड़ी बीमारी बन सकती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी कर लेते हैं। अगर किसी को सिम्टम आ रहा है फिर तो कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, बहुत सेफ प्रोसीजर। डॉक्टर साहब, बात करेंगे अभी इंडाइजेशन की। मैंने अपने स्कूल टाइम में भी देखा, जब एग्जाम होता था तो इंडाइजेशन स्टार्ट हो जाती थी कि जो ही एग्जाम है। तो ऐसा क्या होता है कि एंजाइटी और स्ट्रेस, क्या ये कनेक्टेड है इंडाइजेशन के साथ और कैसे? हाँ जी, तो हमने अभी बात की थी कि ऑर्गेनिक कारण होते हैं ब्लोटिंग के और इंडाइजेशन के, एक होता है फंक्शनल। तो फंक्शनल में बहुत सारी चीज़ें आती है कि फंक्शनल कॉजेज क्या क्या है ब्लोटिंग के। तो उसमें आपने ये पूछा है तो पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस अगर होता है तो उससे ब्लोटिंग ज़्यादा क्यों फील होती है। तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि एक गट ब्रेन एक्सिस होता है कि हमारा जो ब्रेन है और जो हमारी इंटेस्टाइन है, इसके बीच में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल कनेक्शन है। बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट कर रहे हैं जो इंटेस्टाइन का इंफॉर्मेशन ब्रेन में भेज रहे हैं और ब्रेन का यहाँ पे भेज रहे हैं। तो अगर हमें स्ट्रेस होता है किसी वजह से या एंजाइटी होती है, तो जो वो कनेक्शन से उसके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ज्यादा होते हैं। उससे क्या होगा, इंटेस्टाइन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज होंगे तो इंटेस्टाइन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। जब सेंसिटिविटी बढ़ेगा, जो नॉर्मल गैस भी है, जो जिसको एंजाइटी नहीं है उसको फील नहीं, तो वो नॉर्मल गैस भी बहुत ब्लोटेड फीलिंग कराती है क्योंकि पूरा सेंसिटिविटी उसका बढ़ गया है। ये एक उसका रीजन होता है कि इंटेस्टाइन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ओके। सो डॉक्टर साहब, ऐसे में क्या करें? एग्जाम के टाइम तो बहुत एंजाइटी होती है बच्चों को। हाँ जी, तो क्या किया जा रिलैक्सेशन सकता है? रिलैक्सेशन आप बॉडी को काम करने की कोशिश करें, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, उससे आपका एंजाइटी कम होता है, आपको ब्लोटिंग भी वहाँ पे कम हो जाएगा अगर सिर्फ उसी की वजह से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया कि ये बहुत ही आम है ब्लोटिंग, इंडाइजेशन। तो ऐसे में हम लोग बहुत, इसका मतलब बहुत ही हल्के में लेते हैं इसे, क्योंकि हम इसे दबा देते हैं और पीछे जो इसके पीछे एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज बन रही है एक डिजीज़ की, वो ऐसे के ऐसे ही एग्जिस्ट करती है। तो
क्या हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डाइटरी हैबिट्स हों या हमारे लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस हमें करनी चाहिए सो दैट हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें? जी, बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ब्लोटिंग का फिर से मैं यही कहूँगा, पहले हमें रूट कॉज़ देखना है। अगर वो ऑर्गेनिक ब्लोटिंग है तो हमें उसके रूट कॉज़ को ठीक करना पड़ेगा। ओके। उसमें हम सिर्फ डाइट चेंज करने से हमारा ब्लोटिंग में आराम नहीं आएगा। अगर हमारा किसी बीमारी की वजह से है, आंत की या लीवर की, उसमें सिर्फ डाइट से नहीं होगा, रूट कॉज को उसमें देखना पड़ेगा। अगर फंक्शनल ब्लोटिंग है तो फंक्शनल ब्लोटिंग के बारे में भी एक बार जान लेते हैं क्या क्या कॉजेज है। एक आपने बताया स्ट्रेस और एंजाइटी, हमने बात की कि स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी होता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम अगर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा एक और ब्लोटिंग का एक रीज़न होता है एक्सेसिव एयर स्वेलो। जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा सा एयर भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में चला जाता है उसको एयर स्वेलोइंग बोलते हैं, एरोफेजिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी वजह से खाना खाने के बाद बहुत ब्लोटेड फीलिंग होता है। उसका एक दूसरा उसके साथ में सिम्टम होता है डकारे ज़्यादा आना, कि ब्लोटिंग भी है और डकार भी है। तो ये जनरली बहुत ज़्यादा एयर स्वेलो करने से होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि खाना जो खाए हम बहुत ही आराम से प्रॉपर्ली चीव करके खाए, खाना खाते हुए बात ना करें जिससे एयर कम जाने के चांसेस लो। सिप्स ऑफ वाटर ना ले बार बार, जैसे ही आप सिप्स ऑफ वाटर लेंगे और ज़्यादा एयर जाएगी, आपका स्टमक डिस्टेंड होगा, फिर आपको डकार आएगी और ब्लोटिंग होगा। और कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी और कोला, ये हम पीने से उसमें पूरा गैस फॉर्म होता है, CO2 रिलीज करते हैं अंदर जाने के बाद। तो ये इसको अवॉइड करें जिनको डकार और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है। तो ये एक तरीका है। च्युइंगम अवॉइड करें, च्युइंगम खाने से भी एयर ज़्यादा स्वेलो होता है। ठीक है, तो ये अगर एक्सेसिव एयर जा रही है ये। दूसरा कारण फंक्शनल ब्लोटिंग का और हो सकता है एक कि डाइटरी हैबिट्स, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो अगर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे हमारा ऑफिस जॉब है, इस तरह का जॉब है कि हमारी एक्टिविटी कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, और लाइफस्टाइल हमारा डाइट भी ऐसा है कि डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड्स खा रहे हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये सब ब्लोटिंग में ऐड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो फूड से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है। अगर हमारी बॉडी की मोटिलिटी कम है उससे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है। तो उसको ठीक करने का तरीका ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, रेगुलर एक्टिविटी करें, बीच बीच में वॉक के लिए जाएं, या 15 to 20 मिनट्स एक दिन में अपने लिए निकालें जिसमें वॉक करें या एक्सरसाइज करें। तो उससे ब्लोटिंग कम हो सकती है अगर कोई और अलार्म सिम्टम नहीं है, और सिर्फ यही एक वजह ब्लोटिंग की है। यही वजह। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया, मैं चाहूँगी कि आप इसको और स्ट्रेस दें, क्योंकि मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स इस पे ज़्यादा ध्यान दें। आपने जैसे बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें, उससे ब्लोटिंग ज़्यादा होती है। अक्सर हमने देखा होगा पार्टी में लोग जब हेवी खाना खाते हैं, इसके साथ एक लिम्का ले लो, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो क्या वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो गलत है? उस पर एक बार फिर से। देखिए, डाइजेशन में तो बहुत ज़्यादा उसका हेल्प नहीं होता है, और ये कार्बोनेटेड होती है, ये सबको पता है। आप उस पर पढ़ेंगे भी तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, तो जैसे ही वो स्टमक में पहुंचेगी वहाँ पे एसिड है, वो CO2 रिलीज कर देंगी। CO2 एक गैस है, वो ब्लोटिंग प्रोड्यूस करेगी। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप कम करेंगे तो ब्लोटिंग के चांसेस कम रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब आते हैं सर बात ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे की, ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, सो ट्रीटमेंट में अगर पैंटॉप भी नहीं खाना है तो क्या खाना है? तो ट्रीटमेंट अगेन वही कि रूट कॉज पहले देखना है। ब्लोटिंग बीमारी नहीं है, ब्लोटिंग किसी बीमारी का संकेत है। तो क्यों वो ब्लोटिंग हो रही है उसको ठीक करना है। फिर उसके बाद अगर हमने ऑर्गेनिक कॉजेज रूल आउट कर लिए, कोई बीमारी ऐसी नहीं है और ये फंक्शनल ब्लोटिंग है, तो फंक्शनल ब्लोटिंग में फिर हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस होते हैं जिससे ब्लोटिंग के चांसेस कम होते हैं। लाइफस्टाइल में मैंने बताया रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा वेट अगर ज़्यादा है तो वेट को रिड्यूस करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, और डाइट में एक कॉन्सेप्ट आता है लो फोडमैप डाइट। ओके, तो कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ये फोडमैप ज़्यादा होता है। फोडमैप होता है फर्मेंटेबल ओलिगो मोनो पॉलीसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके लिए हमारी इंटेस्टाइन में स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाते, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, और ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है, वहां बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करके गैस बनाते हैं। तो ऐसे फूड को अवॉइड करना है जिसमें फोडमैप ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें फोडमैप ज्यादा है। ये थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि कुछ फूड
ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि हेल्दी है, जनरली एक्चुअल में वो हेल्दी हैं, बट जिनको ब्लोटिंग की ज़्यादा समस्या है उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो ब्लोटिंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी और फूल गोभी, इसमें अच्छा। काफ़ी फोर्ड मैप होता है। राजमा एक उसमें आता है, मटर है, वीट से भी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा होते ही है फोर्ड मैप, और टोमेटो। ऑल्दो ये हेल्दी है, बट अगर किसी को ज़्यादा ब्लोटिंग होती है तो इनको अवॉइड कर सकता है, जो हाई फोर्ड मैप डाइट है, क्योंकि ये ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं। और जनरली जो प्रोटीन वाले फूड होते हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लोटिंग वाली ओके। उसको प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है अगर फंक्शनल ब्लोटिंग है। तो प्रोटीन आप अगर वेजिटेरियन है, जैसे पनीर है, सोयाबीन है, पल्सेस हैं, पल्सेस में थोड़ा सा अगर पल्सेस थोड़ा ब्लोटिंग कर सकता है, बट अगर आप उसको ओवरनाइट सोक करके रखें और फिर नेक्स्ट डे बनाए तो ब्लोटिंग कम होगा। ठीक है। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो एग, चिकन डीप फ्राइड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होने चाहिए। अगर नॉर्मल मसालों के साथ तो ब्लोटिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट रेड मीट अवॉइड करना है। रेड मीट नहीं, नॉन वेजिटेरियन में भी एग और ये और फिश भी ले सकते हैं, बट वही उसका कुकिंग ये नहीं है कि आप बहुत डीप फ्राइड या मसाले के साथ खाएंगे। ठीक है। फिर वेजिटेबल में भी एक बार बात करते हैं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो फोर्ड मैप कम होता है, इनसे ब्लोटिंग कम होती है। राइस से उतना ब्लोटिंग नहीं होता है। ओके। हाँ जी। और आप बात करेंगे जैसे पोहा, टोफू, ओट्स, स्पिनच, कुकुम्बर, और फ्रूट्स की बात करें तो वाटरमेलन, बनाना, गुआवा, इसमें उतना ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं होता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार जाते जाते हमारे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी घर बैठ के गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन से जूझ रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर 1-2 दिन 3 दिन के लिए किसी को ब्लोटिंग है, ठीक है, आप उसको नॉर्मल कुछ भी घरेलू नुस्खे या कोई दवा खा के कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लोटिंग परसिस्टेंट है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके रूट कॉज को तलाशना है। उसका रूट कॉज क्या है उसको देखना है, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। वो ट्रीटमेंट बिना दवाइयों के भी हो सकता है, लाइफस्टाइल और डाइट से भी, और अगर कोई उसका रूट कॉज और कुछ है तो उसमें अगर दवाइयों की ज़रूरत होती है तो वो करना है। तो सिर्फ ब्लोटिंग को दबाने की कोशिश नहीं करनी है कि कोई एक ऐसी दवा खा के बस ब्लोटिंग दब जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। सो आज हमने जाना कि गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन, इसको हल्के में नहीं लेना है, खासकर जब ये बार बार होने लगे। याद रखिए, सही खान पान, टाइम पर खाना और थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बड़ी समस्याओं से बचा सकती है। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स बार बार महसूस हो रहे हैं तो तुरंत फेलिक्स हॉस्पिटल में संपर्क करें और इस नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं। आज मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।